फिजिक्स हमें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमारा सामना न्यूमेरिकल से ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारी शुरुआत होती है थ्योरी से। जब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हमें फिजिक्स से प्यार हो रहा है क्योंकि हमें फिजिक्स समझ में आ रही है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है न्यूमेरिकल्स की और वो हमें दिखाते हैं सच्चाई कि हमें कितना आता है। नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ राधिका सिंह फ्रॉम मेक रियल अचीवमेंट और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो, किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल्स हो, और कैसे हम न्यूमेरिकल का जो डर है आपके अंदर से वो हम निकाल सकते हैं। तो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो बेसिकली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं और ये प्रोटोकॉल इतना इफेक्टिव है कि आप किसी भी क्लासेस के हो, चाहे आप 9th के हो, चाहे आप 10th के हो, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th के हो, आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा ना होगा जो आपसे नहीं आए। हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैथ्स, उस कैलकुलेशन में हमारी मैथ्स आ जाती है, बट अगर आपने अपनी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली देन आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल मिनटों में, चुटकियों में सॉल्व होंगे। ओके, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा GFESU प्रोटोकॉल। तो आपको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये प्रोटोकॉल आपने न्यूमेरिकल में अप्लाई किया है, तो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल है क्या। तो सबसे पहला है जी फॉर गिवन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी, फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे भी पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप इस प्रोटोकॉल को स्टार्ट करो तो सबसे पहले दो चीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस भी टॉपिक की आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आप रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ना आना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज आपको, अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आना चाहिए, आपको रे डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम में जब हम कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर को बनाएंगे तो किस तरीके से विजुलाइज हम कर सकते हैं ना। और दूसरा होगा आपके पास फॉर्मूला। अब आप, या फिर तो आप अपने पास फॉर्मूला शीट रख सकते हो जिसमें जिस भी, अगर आप रिफ्लेक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप लाइट चैप्टर के फॉर्मूले रखो। और दूसरा, अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है तो देन अगर किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल या फिर किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी फॉर्मूले साइड में लिख लो, ताकि जब फॉर्मूले सामने रहते हैं तो क्लैरिटी अपने आप ही लगती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आगे पता चलेगा कि फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट क्यों है रखना, ठीक है। क्योंकि बजाय इसके कि बार बार पलट के करो तो उससे बेटर है कि आप अपने पास फॉर्मूला शीट रखो या फिर फॉर्मूला आप एक पेज पर लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको लिंक सेट करूंगी, देन आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उस फॉर्मूला शीट को। सो देन स्टार्ट करते हैं। तो G4 हो जाता है हमारा गिवन माने होता है कि जैसे ही पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल जब आता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको अटैक फॉर्म में करना है कि मैं इसे करके ही रहूंगा। तो पहले अगर आप घबरा लेते, हम ऐसे इंटेंशन बना लेते हैं कि अरे यार कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है उसके अंदर जैसे ऑर्थोगोनली या फिर परपेंडिकुलरी, तो इस तरीके के वर्ड अगर हम आ जाते हैं तो आपको लगता है नहीं हो पाएगा, तो टफ है, बहुत टफ है। नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड में ऐसा बना लिया है। लेकिन अगर आप उसे डिफेंड करते हो, उस चीज़ को फेस करते हो और बोलते हो कि नहीं मैं आगे मूव करूंगा, आगे देखता हूँ क्या आता है नहीं आता। कभी कभार क्या होता है कि हम घर पर सॉल्व नहीं कर पाते चीज़ों को, लेकिन जब वही एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में जब हम एक्यूरेटली, पूरे प्रिसाइजली या पूरे फोकस से उस क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है अच्छा इसमें ये होगा, तो और हम उसका सॉल्यूशन निकाल भी लेते हैं। सेम चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को रीड करो तो आपको घबराना नहीं है। फर्स्ट बात, जब आपको रीड कर लो उसे अच्छे से रीड करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, फिर देन आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सबसे पहले आपने पढ़ लिया उसे अच्छे से, देन आपका पहला स्टेप होना चाहिए जी, इट मीन्स गिवन। उसमें आप बताओगे कि गिवन क्या दे रखा है। गिवन मीन्स कि लिस्ट एवरी वैल्यूज। लेट सपोज अगर आपको दे रखा है कि देयर इज अ कॉनकेव मिरर whose focal length is 15 सेंटीमीटर या फिर 15 मीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द 30 सेंटीमीटर, तो इस तरीके की आप ये जो वैल्यूज दे रखी है उनको करो। जैसे सिंबल्स के साथ, लाइक फोकल लेंथ है तो F इक्वल्स टू लिखिए 15 सेंटीमीटर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो U लिख करके 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लिखो विद यूनिट्स, उनकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्टेप इसमें लिखा नहीं क्योंकि वो स्टेप आपके माइंड में रहना चाहिए कि जैसे ही जब आप गिवन लिख लो, सारे गिवन जब आप लिख लो अच्छे से, देन आप उसके बाद चेक करना है कि क्या वो सब ऐसा यूनिट में है या नहीं है। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो देन उन्हें चेंज करो। इफ मान लो सबकी, जैसे मान लो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, यू भी सेंटीमीटर में है और वी हमारा मीटर में है, तो आप जा सकते हो कि मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है। लेकिन देखना जरा ऐसा यूनिट में ही होनी चाहिए, सबकी यूनिट एक तरीके से मैच होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आधे सेंटीमीटर में आधे मीटर में तब आप सॉल्व करने लगे आंसर आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो बेसिक सी गलती है आपकी। तो गिवन के बाद देन आपको जाना है फाइंड पर। फिर आपको जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ ये सब दे रखा है, देन आपको ये देखना है कि वो मुझसे चाहता क्या है, क्वेश्चन क्या चाहता है, ये आपसे उससे पूछना है। तो जब आपको लिखना है फाइंड, लेट सपोज अगर एफ दे रखा है, यू दे रखा है, हो सकता है वी पूछा हो, एफ भी दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है, हो सकता है एम पूछा हो, एच आई पूछा हो, एच ओ पूछा हो, जो भी चीज़ दे रखी है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि फाइंड क्या करना है। तो जब आपके पास दोनों चीज़ आ जाए, गिवन और फाइंड, देन उसके बाद आपका आएगा फॉर्मूले का, जो कि मैंने बताया था पहले कि आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, या फिर आप फॉर्मूला एक बगल में लिख सकते हो जिस भी कॉपी पे आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे हो। देन फॉर्मूला, इक्वेशन हमें सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट ई फॉर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है। सेलेक्ट फॉर्मूला दैट लिंक द गिवन एंड फाइंड, तो इसका मतलब ये है जो गिवन और फाइंड को लिंक करे उस फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है। लेट सपोज अगर मान लो आपका u है, u दे रखा है आपको, और आपका v दे रखा है आपको, या फिर आपका f दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और आपसे v पूछा है, तो बस एक ही फॉर्मूला है जो इन तीनों चीज को लिंक कर सकता है, एंड दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, डिपेंड्स ऑन कि मिरर है या फिर वो लेंस है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, तो मतलब इसमें f है हमारे पास, u है हमारे पास, तो हम इजीली v को फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखना इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्मूले होते हैं तो हम कर पाते हैं, जैसे हम सोच पाते हैं कि ये नहीं, ये तो नहीं लगेगा, इसे एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो लग चुका है, तो फिर ये आप लगाना है उसको। देन आप देखोगे कि गिवन और फाइंड कंबाइन हो रहे हैं। अगर मैं गिवन वैल्यूज में डाल दूं तो मेरा फाइंड अपने आप ही निकल जाएगा। तो आपको फॉर्मूला एज अ ब्रिज यूज करना है, गिवन से लेकर आपको फॉर्मूले पे चलना है और फाइंड तक आपको पहुंचना है। तो फॉर्मूला सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रही हूँ कि फॉर्मूले पहले लिख लेना। ओके, तो क्योंकि फॉर्मूला जब होता है तो हम कर पाते हैं कि हाँ इसमें ये दे रखा है तो मैं इसको लगा सकता हूँ, इसके चांसेस हैं, और वो वाले फॉर्मूले का कंफ्यूजन ही हट जाता है जो आपको डिस्टर्ब करता है बीच में आके, क्या वो लग सकता है, वो लग सकता है, क्योंकि आप तो उन्हें पहले एलिमिनेट कर चुके हो कि वो तो लग ही नहीं सकता। अब इसमें मैग्निफिकेशन लग सकता है, m इज इक्वल टू HI/HO लग सकता है, नहीं लग सकता, बिकॉज इसमें कोई चांस ही नहीं है, m है ही नहीं है हमारे पास, HI भी नहीं है, HO भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देन सब्स्टिट्यूट, देन आपको क्या करना है, सिंपल, जब आपका फॉर्मूला सिलेक्शन हो जाए देन चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और देन सिंपल करनी है आपको यू कैलकुलेशन करनी है। ओके, देन लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, आंसर लिख देते हैं लेकिन उसमें यूनिट्स नहीं लिखते। मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में बहुत देखा है बच्चों को कि आंसर वो करेक्ट निकालते हैं बट मार्क्स कटते हैं उनकी यूनिट की वजह से, बिकॉज यूनिट लिखना भूल जाते हैं। तो ये आप याद रखो कि जब भी आप आंसर लिख दो तो न्यूमेरिकल की यूनिट जरूर लिख देना। लेट अगर यहाँ पर मान लो वी आता हमारा 45 है ना, या फिर उससे कम जाता है फिर ज़्यादा आता है, तो आप सेंटीमीटर ज़रूर ऐड करो उसमें, ताकि यूनिट के लिए, अगर यूनिट नहीं होंगी तो आपका सही क्वेश्चन भी उसमें भी आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यूनिट आपको लिखनी पड़ेगी। तो राइट फाइनल आंसर विथ करेक्ट यूनिट, तो करेक्ट यूनिट के साथ आपको आपके आंसर लिख देना है, और इस तरीके से आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो। चाहे आप चाहे कितना भी इजी न्यूमेरिकल हो, चाहे कितना भी टफ हो, अगर आपने ये GFESU प्रोटोकॉल फॉलो किया, यानी कि गिवन, फाइंड और यानी कि गिवन, फाइंड, इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट एंड देन यूनिट, तो देन आप सब कुछ इजीली कर सकते हो। ये मेरा वादा है कि अगर आपने ये अप्लाई किया, आप अप्लाई करना सीख गए, तो आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। देन इसके बाद अभी वीडियो यहाँ तक एंड नहीं हुई, बिकॉज कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी टॉपिक आप उठाओ तो स्टार्ट विद एग्जांपल्स। उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में सॉल्व क्वेश्चन होते हैं वो, तो उसमें आप गिवन आराम से देख सकते हो, फाइंड आराम से देख सकते हो, फिर देख सकते हो उन्होंने फॉर्मूला सेलेक्ट किया है, और देख सकते हो कि आप उन्होंने कैलकुलेशन करी, फिर देन फाइनल यूनिट के साथ आंसर रिप्रेजेंट किया है। तो एक तरीके से बुक जो फॉलो कर रही है वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं हो सकते। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ पहले इस प्रोटोकॉल को थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा प्रैक्टिस करना कि हाँ ये सब मैं लगा सकता हूँ। जब आप एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए देन मूव टू द एक्सरसाइज में मूव करना। तो एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चंस पर मूव करना जो आप जैसे टाइप के आप एग्जाम्पल में सॉल्व करके आए हो, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ, फिर देन आप इजी क्वेश्चन के बाद आप डिफिकल्ट पे जंप कर सकते हो, या फिर उससे थोड़ा और लेवल बढ़ा सकते हो, ताकि क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो चुका है। फिर देन आप इसी फॉर्मूले को, इसी प्रोटोकॉल को आप दूसरे में अप्लाई करोगे, फिर देन तीसरे में लास्ट डिफिकल्ट लेवल पे अप्लाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगी कि अगर मान लो आपका न्यूमेरिकल है, आपने न्यूमेरिकल रीड किया, तो ट्राई टू विजुलाइज इट, ट्राई टू मेक डायग्राम ऑफ इट क्वेश्चन, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेट सपोज 9th का मैं अगर एग्जांपल लूँ कि अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट,
अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द एक्स साइड, या फिर मैं ले लेती हूँ चलो आप बॉल ड्रॉप फ्रॉम द 15 मीटर। ओके, तो हमने क्या किया कि एक बॉल है हमारी, लेट्स सपोज कोई बॉल है आपकी और वो आपकी जा रही है 15 मीटर हाइट पे, आपने ऊपर से उसे फेंक दिया किसी बिल्डिंग पे, है ना, तो फिर उसकी वी जो हो जाएगी, मान लो उन्होंने दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आपने लिखा, उसे टाइम लगा 2 सेकेंड का। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टार्टिंग में u 0 रहता है। क्या रहता है स्टार्टिंग में, अगर हम किसी चीज़ को हाइट से फेंकते हैं तो वहाँ पर u 0 रहता है और v जो होता है वो हमें दे रखा है। तो जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हो, अब चाहे आप रिफ्लेक्शन चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो आप पहले ही बना लो कि लेट्स सपोज उन्होंने बोला है कि कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो आप 15 सेंटीमीटर मार्क कर लो। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 25 पे रखा हुआ है, 25 पे मार्क कर दो ऑब्जेक्ट को, और इसका c कितना पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 पे, यानी कि c और f के बीच में बन रही है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने c और f के बीच में, तो मतलब आंसर हमेशा c से ज़्यादा ही आएगा। तो यहाँ से थोड़ा आंसर का भी क्राइटेरिया फॉलो हो गया कि हमने रे डायग्राम का यूज़ करके पहले ही आंसर का थोड़ा अंदाजा लगा लिया, क्योंकि 15 और फिर देन ये 30, इसका डबल क्या हो जाएगा 30, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 25 पे, तो मतलब एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट 15 और 30 के बीच में आ रहा है, मतलब सी और एफ के बीच में। तो और रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रखा है तो देन ये सी के पीछे ही बनेगा आंसर, मतलब आंसर 30 से तो बड़ा आने वाला है, इतना तो हमें श्योर है। तो जब आप ये डायग्राम बनाते हो, विजुलाइज करते हो, तो आप आधी चीज़ें वैसे ही सॉल्व कर लेते हो। तो ट्राई टू मेक डायग्राम ऑफ एनी क्वेश्चन दैट यू रीड। ओके, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपका 30% काम हो जाएगा, इन 20% आपकी रहेगी कैलकुलेशन, और बाकी का 15% क्या रहेगा, वो रहेगा आपका हार्डवर्क, कि आपको बैठना पड़ेगा, कोई आपको बिठाने नहीं आएगा। मैंने सिर्फ आपको पाथ दिया है, रोड मैप दिया है कि मुझे ऐसे 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 फॉलो करना, लेकिन चलना आपको उस पर खुद ही पड़ेगा, आपको इसे अप्लाई खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हार्डवर्क इज द की। हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले सीखना पड़ेगा इसको कैसे अप्लाई करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आदत नहीं होती गिवन लिखने की, फाइंड नहीं लिखने की, तो लेकिन इसके ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप बोर्ड्स एग्जाम में अगर आप ये ऐसे करते हो, गिवन, फाइंड, सॉल्यूशन, फॉर्मूला, फिर देन सॉल्यूशन, फिर यूनिट के साथ उसे बॉक्स बंद करके लिखते हो, तो एग्जाम पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और उस बच्चे के नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते, बजाय इसके कि आपने रैंडमली पहले बस पढ़ लिया, आपने फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया उससे। ठीक है, तो फिर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो, बट आप कर लोगे इस चीज़ को, मुझे आप पर विश्वास है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये था हमारा रोड मैप, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैं इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करके 9th और 10th के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ। अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि हाँ हमें इसी मेथड का यूज़ करके 9th और 10th के न्यूमेरिकल हमें सिखाओ, 10th वालों के लिए अलग वीडियो बनेगा, 9th वालों के लिए अलग वीडियो बनेगा, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करो। बाकी का ये सब मैंने प्रोटोकॉल आपके लिए बनाया है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करना और मुझे बताना कि कैसा। 15 दिन आपको ज़रूर फॉलो करना है इसे, देन आपको यहाँ पे गिवन, फाइंड ये सब लिखने की आदत पड़ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहे।